उसने भावशून्य स्वर में पूछा, माँ ने जियाओ रॉ को मेरे पास क्यों भेजा जबकि मुझे अपनी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। इस पर विचार करने के बाद उसने अनिश्चितता से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि माँ को लगता है कि अतीत में उन पर मेरा कर्ज था और वह मुझे मुआवजा देना चाहती हैं। उफ़! जूनेनियन हंसते हंसते लगभग गिर पड़े। वह इतने लंबे समय से सोच रहा था। जूनेनियन ने सोचा कि उसे अंततः इसका एहसास हो गया है, लेकिन पता चला कि वह इतना जिद्दी था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। जूनेनियन ने अपना माथा पकड़ लिया और आह भरी। उसने जू जिकियांग से कोई उम्मीद छोड़ दी थी। सूक्ष्म संकेत बेकार थे, उसे सीधा होना था। जिकियांग, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जियाओ रॉ तुम्हारे साथ दूसरों से अलग व्यवहार करती है? अलग ढंग से। लाइन के दूसरी तरफ जू जिकियांग ने जूनेनियन के सवाल का तुरंत जवाब दिया, ध्यान नहीं दिया। जूनेनियन, ठीक है। उसने अपने भाई की मूर्खता को ज्यादा ही भांप लिया था। अपने चेहरे को हाथ से ढांकते हुए उसने असहाय होकर कहा, जियाओ रॉ तुम्हें पसंद करती है। यदि आप उसे नापसंद नहीं करते तो क्यों न एक बार कोशिश करके उसके साथ डेट पर जाएं। बहन, आप किस बारे में बात कर रही हैं? जू जिकियांग को अपने कानों पर शक हुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया किसी ने उसके कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाया। ये चेन शियाओरो की कोमल आवाज़ थी। जिकियांग, क्या तुम वहाँ हो? जूनेनियन ने भी फ़ोन के माध्यम से आवाज़ सुनी। अपने भाई पर यह बम गिराने के बाद जूनेनियन ने बिना किसी औपचारिकता के फ़ोन काट दिया। डूड डूड डूड। जब चेन शियाओरो वहां पहुंची तो जू जिकियांग को जूनेनियन की खबर को पचाने का भी समय नहीं मिला था और वह इतना स्तब्ध था कि वह प्रतिक्रिया करना भूल गया। चेन शियाओरो ने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फ़ोन की डायल टोन ने उसे याद दिलाया कि उसे कोई मतिभ्रम नहीं हुआ था। उसने तो बस अपनी बहन से फ़ोन पर बात की थी और उसने निश्चित रूप से उसे बताया कि चेन शियाओरो उसे पसंद करती है। एक क्षण के लिए जू जिकियांग स्तब्ध रह गया। जिकियांग, चेन शियाओरो ने कुछ और बार दस्तक दी और कोई जवाब न सुनकर वह अंततः चली गई। जू जिकियांग अपनी कुर्सी के हत्थों को पकड़ रहा था और घबराहट में अपनी टाई ठीक कर रहा था। चेन शियाओरो उसे पसंद आया। एक ऐसा मुद्दा जिस पर कभी खुलकर चर्चा नहीं हुई थी अचानक सामने आ गया। जू जिकियांग को अब याद आया कि कैसे चेन शियाओरो हमेशा उसे कितनी नम्रता से देखती थी। बड़े होने पर जू जिकियांग ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी का प्रेमी बन सकता है। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गरीब थे और उन्हें हर दिन ढेर सारे काम करने पड़ते थे जिससे स्कूल जाने या लड़कियों से मिलने का मौका बहुत कम मिलता था। जब परिवार की स्थिति थोड़ी सुधर गई तो वह प्रतिदिन कारखाने के कामों में व्यस्त रहने लगे। ईमानदारी से कहूं तो जू जिकियांग ने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा था। अपनी योजनाओं में अपनी बहन को फैक्ट्री अच्छी तरह चलाने में मदद करने के अलावा उसके पास और कोई विचार नहीं था। जू जिकियांग को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया और वह गहरी सोच में डूब गया। चेन शियाओरो को वह पसंद आया। उसे यकीन नहीं था कि वह चेन शियाओरो को पसंद करता है या नहीं, वह सिर्फ इतना जानता था कि वह उसे नापसंद नहीं करता। और वह वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। वह परिवार के बुजुर्गों द्वारा बहू के लिए निर्धारित मानदंडों पर खरी उतरती थी, साथ ही वह शिष्ट और सावधान भी थी तथा उसके मन में कोई गलत विचार नहीं था। जैसा कि उनके चाचा इरहोंग अक्सर कहा करते थे, अब जबकि उनके परिवार के पास पैसा है तो कई लोग उनका पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा पाने के लिए विवाह निश्चित रूप से सबसे सुविधाजनक तरीका था, लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त परिवार के युवा सदस्यों में केवल वह और जू सिसी ही थे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। जू सिसी अभी भी पढ़ाई कर रही थी और राजधानी गई हुई थी, इसलिए यदि अन्य लोग उसे निशाना बनाना भी चाहते तो वे उसे नहीं ढूंढ पाते। जहां तक उसकी बात है, हाल ही में फैक्ट्री की कई युवतियां ऐसी थीं जो संयोगवश उससे टकरा गईं। ऐसे संयोग अक्सर होते थे। पहले तो शू जिकियांग ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब ऐसा कई बार हुआ और शू इरहोंग के याद दिलाने पर वह समझ गया कि दूसरों का क्या मतलब था, उनके इरादे क्या थे। जू जिकियांग ने हमेशा इसे हल्के में लिया था। फैक्ट्री उसकी बहन की थी और उसकी मदद करने के अलावा वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन अगर किसी दिन उसकी शादी हो जाए और एक अपनी ही सोच वाली पत्नी इन मामलों पर उससे बहस करती रहे तो इसके बारे में सोचकर ही जू जिकियांग को सिरदर्द होने लगता। नहीं, वह चीज़ों को इस तरह जारी नहीं रहने दे सकता था। उन्होंने निर्णय लिया कि यह चेन शियाओरो होगा। वह आज्ञाकारी, समझदार और अच्छे व्यवहार वाली थी। जू नेनियन के फ़ोन आने के कुछ ही देर बाद ये घटना घटी। लगभग 10 दिन बाद उसे नानचेंग से एक और कॉल आया, लेकिन इस बार यह जू जिकियांग या जू इरहोंग नहीं था बल्कि यान कुइहुआ था। यहाँ तक कि फ़ोन के माध्यम से भी जू नेनियन यान कुइहुआ के स्वर में खुशी सुन सकता था। माँ, आपको इतनी खुशी किस बात से हुई? तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, यान कुइहुआ ने लाउडस्पीकर की तरह चिल्लाते हुए, हंसते हुए और अत्यधिक प्रसन्नता से कहा। जू नेनियन तुरंत चौंक गया। माँ, आपने क्या कहा? यान कुइहुआ ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। उसे जू नेनियन के सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ा।
हमारे जिकियांग की शादी अगले महीने होने वाली है। अपने दादा दादी को अपने साथ वापस ले आओ। अरे नहीं, मुझे पहले तुम्हारी दादी को फ़ोन करके बताना होगा, वरना वह बाद में मुझे दोषी ठहराएंगी। इसके साथ ही यान कुइहुआ ने जू नेनियन को जवाब देने का मौका नहीं दिया और अचानक फ़ोन काट दिया। फिर बूढ़ी महिला को फ़ोन करने लगा। माँ, जू नेनियन ने बोलना खत्म नहीं किया था। उसका भाई किससे शादी कर रहा है? जू नेनियन चकित था। उसने अभी अभी जू जिकियांग को याद दिलाया था कि चेन शियाओरो उसे कुछ समय पहले ही पसंद करती थी। क्या यह इतनी जल्दी हो सकता है? जू नेनियन को कुछ आश्चर्य हुआ। गति बवंडर पर सवार होने जैसी थी। कोई रास्ता नहीं, उसे वापस कॉल करना था और पुष्टि करनी थी कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में चेन शियाओरो था। लेकिन कॉल व्यस्त हो गई। खैर, जू नेनियन ने यह अनुमान लगाते हुए हार मान ली कि यान कुइहुआ शायद उस समय बूढ़ी महिला के साथ फ़ोन पर बात कर रहा होगा। लेकिन दूसरे विचार पर उसे एहसास हुआ कि उसके भाई ने चेन शियाओरो से शादी की होगी। अन्यथा यान कुइहुआ इतनी चमक से मुस्कुरा नहीं रहा होता। ये खुशखबरी सुनकर जू नेनियन को भी अपने छोटे भाई के लिए खुशी महसूस हुई। उसने अपने पेट को छुआ। समय कितनी तेजी से उड़ता है। पलक झपकते ही वह लगभग 1 साल के लिए इस युग में पुनर्जन्म ले चुकी थी। ये वर्ष आश्चर्यों से भरा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिनयू और उसका परिवार उसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य थे। एक अद्भुत आश्चर्य जिसने उसे हमेशा के लिए जारी रखने की इच्छा दी। लेकिन जैसे ही उसने अपना पेट छुआ, बच्चे ने तेजी से उसे लात मार दी। चेहरे पर एक सौम्य मात्र मुस्कान के साथ जू नेनियन ने कहा, बेबी, क्या तुम भी अपने चाचा के लिए खुश हो? उसने बस यूं ही पूछा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बच्चे ने फिर से लात मारी। हालांकि उसे लगा कि उसका बच्चा संभवतः उसकी बातें नहीं समझ पाएगा, फिर भी जू नेनियन आश्चर्यचकित थी। उसने आश्चर्य से अपना पेट पकड़ा। ओह बेबी, तुम बहुत होशियार हो। पफ पफ, 2 और लातें आईं। जू नेनियन को यह अनुभूति नहीं लगी और किसी कारणवश उसे यह भ्रम हो गया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसकी बातें समझ सकता है। चूंकि उसका पुनर्जन्म हो चुका था, जो कि पहले से ही सबसे बड़ी कल्पना थी, इसलिए जू नेनियन कुछ दूर तक सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। ये बच्चा संभवतः नहीं हो सकता। अपने पिछले जीवन में कुछ पुनर्जन्म उपन्यास पढ़ने के बाद जू नेनियन को संदेह होने लगा कि क्या उसका बच्चा भी पुनर्जन्म ले सकता है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसका बच्चा असंतुष्ट हो गया और उसने उसे कई बार जोर जोर से लात मारी, मानो वह उसके पेट में घूम रहा हो। जू नेनियन ने हल्के से रोते हुए अपने पेट को थपथपाया। ठीक है बेबी, अच्छा रहो, मम्मी कुछ और नहीं कहेंगी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बच्चा फिर से हिलने लगा, लेकिन इस बार उसकी हरकत बहुत ही हल्की थी, जैसे कोई अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर पेट के माध्यम से उसकी हथेली को दबा रहा हो। जू नेनियन ने पहले कभी यह नहीं जाना था कि माँ बनने का एहसास कैसा होता है। आखिरकार उसने इस अनुभव के बिना ही 2 जन्मों तक पैसा कमाया था। अतीत में वह हमेशा सोचती थी कि जो महिलाएं माँ बनने के बाद मूर्ख बन जाती हैं, उनमें बुद्धि की कमी होती है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि वह भी बुद्धिहीन हो गई है। वास्तव में वह अपने पेट को पकड़े हुए इस छोटे बच्चे के साथ गंभीर बातचीत कर रही थी, जिसका अभी तक ठीक से विकास भी नहीं हुआ था, और मजे से बातें कर रहे हैं। इसके अलावा अपने पेट में बच्चे की उपस्थिति महसूस करते ही जू नेनियन की पूरी मानसिकता बदल गई। यह एक छोटा सा मांस और रक्त का टुकड़ा था जो उसके साथ रक्त द्वारा जुड़ा हुआ था। बच्चे को महसूस करने में मग्न जू नेनियन को यह ध्यान ही नहीं रहा कि कोई उसके पीछे आ गया है। अचानक पीछे से गले लग जाने पर जू नेनियन काफी चौंक गया। जिनयू ने उसे पीछे से गले लगा लिया। उसकी हथेली को ढांक रही थी, मानो वह उसके माध्यम से उसके पेट में पल रहे बच्चे को पकड़ रहा हो। पत्नी, मैं वापस आ गया हूँ। जिनयू की आवाज़ कुछ भारी थी, उसकी थोड़ी दाढ़ी से ढकी हुई थी। जू नेनियन ने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया, जिससे उसकी दाढ़ी उससे टकरा गई। जू नेनियन जल्द ही या बाद में उससे डरकर मर जाएगा। क्या तुम चलते समय कुछ आवाज़ नहीं कर सकती? जू नेनियन अवाक रह गई। हर बार जब वह चलती थी तो कोई आवाज़ नहीं करती थी, अचानक उसके पीछे प्रकट हो जाती थी। यदि उसकी हृदय गति सामान्य न होती तो जू नेनियन को हृदय संबंधी बीमारी होने का डर हो सकता था। उसने अपना सिर घुमाया और उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। जू नेनियन, जब से वह गर्भवती हुई थी, वह आकर्षण जिसे वह दबा रही थी, एक पल में फूट पड़ा। उसकी आवाज़ इतनी आकर्षक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए, और यहाँ तक कि उसकी निगाहें भी जिन्यू के दिल को झकझोर देने के लिए काफ़ी थीं। नारीत्व से परिपूर्ण, उसने उसे किसी भी उत्प्रेरक से अधिक प्रभावशाली ढंग से घूरा। जिन्यू पिछले कई महीनों से शराब से परहेज कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने बाद वे अपने वैवाहिक कर्तव्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं, बशर्ते वे सावधान रहें। लेकिन जिनयू ने उस समय जू नेनियन के सामने ऐसा कोई अनुरोध नहीं रखा था। वह कोई दुर्घटना नहीं चाहता था, और चूंकि वह गर्भवती थी, इसलिए जिनयू उसे परेशान नहीं कर सकता था।
उसके लिए पहले से ही बड़े पेट के साथ काम चलाना काफ़ी मुश्किल था, अब वह उसे और अधिक कष्ट कैसे दे सकता था। वह अपनी कीमत बहुत अच्छी तरह जानता था। यदि उसने उसे चोट पहुंचाई तो उसे कहीं भी पछताने का अवसर नहीं मिलेगा। अब जब उसने उसे इस तरह घूरा था तो जिनयू पीड़ा में था। पत्नी जिनयू ने बेचैनी से अपनी आंखें ढक लीं, मेरी तरफ मत देखो। अगर वह उसे देखती रही तो जिनयू को डर था कि वह पागल हो जाएगा। अंतहीन प्रशिक्षण ने जिनयू को बहुत बुरा बना दिया था। उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था, उसकी त्वचा का रंग काफ़ी गहरा था। जू नैनियन को लगा कि वह अचानक 10 साल से अधिक बूढ़ा हो गया है और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, जिन शियाओयू, तुम बूढ़े हो गए हो। जिन यू, उसे एक क्षण में ही चोट महसूस हुई। जू नैनियन जोर से हंस पड़ा, मजाक कर रहा था, तुम्हारे पसीने से बहुत बदबू आ रही है, जाकर नहा लो। क्या मैंने तुम्हें बदबूदार बना दिया? जिन यू ने अपनी बाँह उठाए और सूंघते हुए कहा, यह एक आदमी की गंध है। हाँ हाँ, तुम्हारी गंध बहुत तेज है, जल्दी से नहा लो वरना बच्चे को बदबू मार दोगे। जू नैनियन की आवाज़ में कोमलता थी, वह धीरे से बोलते हुए उसे धीरे से धक्का दे रही थी। अपने होठों को खोलते हुए मुस्कुराते हुए जिनयू ने कहा, चलो बच्चे को पिताजी की गंध की आदत डाल दें। उसके शब्दों के बावजूद जिनयू आज्ञाकारी रूप से स्नान करने चला गया, यहाँ तक कि उसे भी गंध अप्रिय लगी। वह घर लौटने से पहले बेस पर ही स्नान कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने आराम किया, वह एक मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सका। वह घर भागने के लिए उत्सुक था। बेस पर मौजूद सभी भाई और अधीनस्थ उसके डरपोक व्यवहार पर हंसते थे। जिनयू उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता था। यदि उन्होंने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया होता तो वे कभी भी डरपोक होने की खुशी को नहीं जान पाते। पत्नी और बच्चों को गर्म बिस्तर पर रखकर उनके साथ रहते हुए वह जो भी कहा जाता वह सब कुछ कर देता। स्नान करने से पहले जिनयू खुद को रोक नहीं सका और अंततः बाथरूम में जाने से पहले उसने जू नैनियन को कई बार चूमा। जिनयू ने अपना स्नान समाप्त किया और जू नैनियन द्वारा उसके लिए बनाए गए घर के कपड़े पहन लिए, फिर अपनी दाढ़ी को साफ करने के लिए दर्पण के सामने खड़ा हो गया। एक बार जब वह बाहर आया तो वह फिर से वही आकर्षक और सुंदर लड़का बन गया। इस बार जू नैनियन ने उसका तिरस्कार नहीं किया। कई दिनों तक जू नैनियन के साथ अंतरंग न होने के कारण जिनयू को पूरी तरह से सुस्ती महसूस हुई। इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ, जू नैनियन ने उसके बाल टपकते देख उसे इशारा करते हुए कहा। जिनयू चलकर सीधे जू नैनियन की गोद में लेट गया। जू नैनियन ने इस स्थिति में अपने बाल सुखाए, जबकि जिनयू शांति से उसके ऊपर लटककर उसे देख रहा था। जब से उसकी लड़की गर्भवती हुई है, केवल उसका पेट मोटा हो गया है, उसके शरीर के अन्य अंग अभी भी पहले जैसे ही हैं, बांस की छड़ी की तरह पतले। उसकी पतली कलाई को उठाते हुए जिनयू ने अपनी जीभ चटकाई और कहा, पत्नी, तुम अपना वजन क्यों नहीं बढ़ाती? उसकी कलाई पकड़े होने के कारण जू नैनियन अपने बालों को सुखाना जारी नहीं रख सका तथा बाल आधे ही सूखे रह गए। मैंने कहा वजन नहीं बढ़ाया है, मेरा वजन कुछ पाउंड बढ़ गया है, जू नैनियन ने कहा और उसने अपने चेहरे पर चुटकी काटी। उसे लगा कि उसका चेहरा गोल हो गया है। ये वजन बच्चे का है, तुम्हारा नहीं। जिनयू अपनी छोटी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इस बात से चिंतित कि वह बहुत थक गई होगी, उसने उसके पैरों पर लेटने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह उठा और उसे अपने पैरों पर लेटने दिया। उसका पेट गोल और बाहर निकला हुआ था। जू नैनियन ने पलकें झपकाईं, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। जिनयू ने अपना हाथ गोल पेट पर रखा, उसे सहलाया और अनिश्चितता से पूछा, पत्नी, हमारा बच्चा अब कितना बड़ा हो गया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जन्म लेने का समय आ गया है। सच कहा जाए तो परिवार में सभी ने यही सवाल उठाया था और शू नैनियन को भी यह सवाल दिलचस्प लगा। अन्य लोगों में तो 4 महीने की गर्भावस्था में ही लक्षण दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन 4 महीने की गर्भावस्था में ही उनका बच्चा लगभग तरबूज के आकार का हो गया था। अब जिनयू के पैरों पर सपाट लेटकर वह अपने पेट के नीचे का दृश्य नहीं देख सकती थी। जब जिन नानकसी ने पहले इसका उल्लेख किया था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जिनयू को ये कहते हुए सुनकर जू नैनियन को आश्चर्य होने लगा। क्या आपको यकीन है कि डॉक्टर ने कहा था कि उस दिन केवल एक ही बच्चा था? जिनयू एक बार जू नैनियन के साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए गई थी। जिनयू को पता था कि वह क्या सोच रही थी। डॉक्टर ने उस दिन कहा था कि वह केवल एक ही बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन उसके गोल पेट को देखकर उसे हमेशा लगता था कि उसके अंदर एक से अधिक बच्चे हैं। यदि केवल एक ही बच्चा हो तो वह बच्चा 4 महीने का होने पर कितना बड़ा होगा, जैसा कि अन्य बच्चे गर्भावस्था के 5 या 6 महीने बाद दिखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने जांच में कोई गलती की हो? जिनयू ने अनिश्चितता से पूछा। ये सुनकर जू नैनियन तुरंत सीधा हो गया। क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा था, वह तुरंत बैठ नहीं पाए और लगभग पीछे गिर गई, लेकिन जिनयू ने तुरंत उसकी कमर को सहारा दिया। सावधान रहो। जिनयू उसे डांटने से खुद को नहीं रोक सका। क्या होता अगर वह वहां नहीं होता और वह खुद को चोट पहुंचा लेती?
जिनयू ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, केवल इस विचार ने ही उसे अपनी नौकरी छोड़ने और एक पूर्ण आलसी व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया जो हर दिन जू नैनियन के पास रहता था। जू नैनियन ने उसकी गर्दन पकड़ी और प्यार से उसके होठों को चूमा। क्या तुम यहाँ नहीं हो? हे, उस एक वाक्य के साथ जिनगोजी का दिल फिर से आतिशबाजी करने लगा। वह जू नैनियन से बहुत प्यार करता था। उसे उठाया और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रगड़ते हुए बोला, तुम बस मुझ पर भरोसा कर रही हो, है ना? अगर आप नहीं तो कौन? जू नैनियन मुस्कुराए और अपने हाथ उसकी गर्दन से छुड़ाकर अपने पेट पर रख लिए। उसे गिरने का डर नहीं था क्योंकि जिनयू वहां था, उसे चोट नहीं लगेगी। क्या हम एक और जांच के लिए अस्पताल चलें? जू नैनियन ने सुझाव दिया। जिनयू ऐसा ही करने की योजना बना रहा था, इसलिए जैसे ही उसने इसका उल्लेख किया वह तुरंत सहमत हो गया और उसे ऊपर उठा लिया। जू नैनियन ने हाँ कहा और सौभाग्य से उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या आप मुझे पहले सूचित नहीं कर सकते? अभी तो तुम बहुत बोल्ड थी, जिनयू ने हंसते हुए उसे नीचे ले जाते हुए कहा। जू नैनियन को डर था कि घर पर कोई देख लेगा और वह नहीं चाहती थी कि जिनयू उसे ले जाए। इसके अलावा वह विकलांग नहीं थी, वह स्वयं चल सकती थी। लेकिन जिनयू ने ऐसा नहीं सोचा, अपनी लाडली पत्नी को ले जाना बहुत अच्छा था। इसलिए जिनयू ने बेशर्मी से जू नैनियन को साहपूर्वक सीढ़ियों से नीचे ले गया। संयोगवश एल्ड मास्टर जिन बाहर से आए। वह चिल्लाया, अय्यो, और अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। मैंने कुछ नहीं देखा। यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसकी मुस्कान टेढ़ी थी तथा उसकी आंखों को ढकने वाली उंगलियां अलग हो गई थीं, जिससे दो आंखें झांक रही थीं। दादाजी, जू नैनियन चौंक गया और जिनयू से आग्रह किया कि वह उसे जल्दी से नीचे उतार दे। जिनयू को नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है, लेकिन उसकी पत्नी शर्मिंदा थी। उसे जमीन पर मजबूती से बिठाने के बाद जिनयू उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और शांति से बूढ़े आदमी को पुकारा, दादाजी। एक बटेर की तरह जू नैनियन एक हाथ से अपना चेहरा ढके हुए जिनयू के पीछे चल रही थी। ये बहुत शर्मनाक था, बूढ़े मालिक को इस तरह देखना। एल्डर मास्टर जिन खुले विचारों वाले थे और पुराने ख्यालों वाले नहीं थे, उनके अनुसार जब तक परिवार खुश है वे किसी भी बात का विरोध नहीं करते। इसके अलावा अपने पोते और उसकी पत्नी को इतना स्नेही देखकर बूढ़ा मालिक बहुत खुश हुआ। यद्यपि वे हमेशा जिनयू को एक अविवाहित पोता कहते थे, एल्डर मास्टर जिनके पसंदीदा जिनयू और जिन रुयांग थे। जिनयू को जू नैनियन को बाहर ले जाते देख एल्डर मास्टर जिन ने पूछा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जिनयू ने यह नहीं बताया कि वे अस्पताल जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी अब अपने परपोते को किसी भी चीज़ से अधिक महत्व देता था। यदि वह कहता कि वे अस्पताल जा रहे हैं तो शायद वह ज़्यादा प्रतिक्रिया न दे, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति चिंतित हो सकता है और सो नहीं पाएगा। उन्होंने सहजता से कहा, मैं नैनियन को ताज़ी हवा में बाहर ले जा रहा हूँ। जू नैनियन ने अपना सारा दिन घर के अंदर बिताया और बूढ़े मालिक को वास्तव में डर था कि वह दम घुट जाएगी। ये सुनकर कि जिनयू ने उसे कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर ले जाने की योजना बनाई है, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, लड़की को जो कुछ भी पसंद है उसे खरीदने के लिए बाहर ले जाओ। वह जो चाहे खरीद लो। धन्यवाद दादाजी। शर्मिंदा हूँ या नहीं? जू नैनियन को शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ बूढ़े मालिक को धन्यवाद देना पड़ा। बूढ़े मालिक ने हाथ हिलाकर टाल दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम परिवार हैं। अस्पताल जाते समय जू नैनियन यात्री सीट पर बैठी थी, उसका हाथ धीरे से उसके पेट को सहला रहा था। उसने जिनयू से पूछा, जिनयू, क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा यदि मेरे पेट में एक से अधिक बच्चे हों? जू नैनियन को जुड़वां बच्चे सबसे अधिक प्रिय थे। दो समान छोटे शिशुओं को रेंगते हुए कल्पना करते हुए जू नैनियन प्यारी चीज़ों से अभिभूत हो गए। कौन जानता था कि जिनयू सचमुच भौहें चढ़ाएगा और कहेगा, यह अच्छा नहीं होगा। हो, प्यारे प्यारे बच्चों के काल्पनिक दृश्य को देखकर जू नैनियन अचंभित हो गई और आश्चर्य से जिनयू को देखने लगी। उसे संदेह हुआ कि उसने सही सुना है। क्या कहा आपने? अच्छा नहीं, उसने वास्तव में कहा अच्छा नहीं। दो बच्चे बहुत प्यारे होंगे। यदि जुड़वां बच्चे होते तो वे एक साथ बड़े हो सकते थे और विकास के मार्ग पर वे अकेले नहीं होते। ये कितना अद्भुत होगा। तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आया? जू नैनियन ने पूछा। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके स्वर में असंतोष की झलक आ गई थी। दरअसल गर्भवती महिलाएं हमेशा बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहती हैं। एक छोटी सी बात जो जू नैनियन के मूड को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती थी, अब गर्भवती होने के बावजूद उसे भावुक करने के लिए पर्याप्त लग रही थी। जिनयू ने उसकी तरफ देखा, वह संतोष से फूली हुई थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह एक बच्ची जैसी लग रही थी। जिनयू ने गाड़ी चलाना जारी रखा, उसकी गहरी आंखों में एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने धीरे से कहा, दो बच्चे पैदा करना खतरनाक है। जब जिनयू को पता चला कि जू नैनियन गर्भवती है तो उसने गुप्त रूप से जिन नैनिक्सी और येकिन से जानकारी मांगी। उन सब ने कहा कि जब पेट बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। एक ही बच्चे के साथ पेट पहले से ही इतना बड़ा हो गया है,
यदि 2 बच्चे होते तो क्या ये फट नहीं जाता? जिन यू उसे इस तरह पीड़ित होते हुए नहीं देख सका। उसका जवाब सुनकर जू नैनियन एक पल के लिए चुप हो गई। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया, उसकी चमकदार आंखों में धुंध छा गई। जू नैनियन ने अजीब तरीके से मुंह मोड़ लिया, इसलिए वह उसके बारे में चिंतित था। शू नैनियन में जो असंतोष इतनी तेजी से बढ़ा था, वह उतनी ही तेजी से खत्म हो गया। जब जिन यू ने कार पार्क की तो जू नैनियन के चेहरे पर अभी भी शर्म की झलक थी। उसके आकर्षक हल्के गुलाबी गालों ने जिन यू की आंखों में अंधेरा गहरा कर दिया। चुपचाप गालियां देते हुए जिन यू का सिर कुछ बार हिला, फिर उसने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोला और कार से बाहर निकल गया। अस्पताल में जांच के बाद भी नतीजा वही रहा, केवल एक बच्चा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि जू नैनियन के पेट में बच्चा कितना बड़ा था। तो वास्तव में केवल एक ही बच्चा था। जू नैनियन को कुछ निराशा हुई, प्यारे जुड़वां बच्चों का उनका सपना टूट गया। दूसरी ओर जिन यू को काफ़ी राहत मिली। अच्छा है कि केवल एक ही है। अस्पताल से निकलने के बाद वे तुरंत घर नहीं गए। जिन यू ने उसका हाथ पकड़ा और ताज़ी हवा लेने के लिए उसके साथ घूमने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद जू नैनियन को अचानक जू जिकियांग की आगामी शादी की याद आ गई और उसने झुंझलाहट में अपना माथा पीट लिया। आह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके बारे में भूल गया। यह क्या है? जिन यू ने पूछा। अगले महीने जिकियांग की शादी है और मुझे इसके लिए वापस जाना होगा। क्या आपके पास समय होगा? जू नैनियन ने पूछा। जिकियांग की अगले महीने शादी हो रही है। जिन यू सचमुच थोड़ा हैरान था, उसका साला इतनी जल्दी घर बसाने वाला नहीं लग रहा था। इस खबर से जिन यू को काफ़ी धक्का लगा। उसे देखो, इतनी कम उम्र में पत्नी मिल गई। वह अपनी छोटी पत्नी से पहले क्यों नहीं मिला था? लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी अभी भी जवान है। यदि वह उससे पहले मिल चुका होता तो शायद वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। जिन यू ने एक पल के लिए सोचा, मैं अपनी छुट्टी का समय तय करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मेरे साथ चलने का इंतजार करें। यदि जू नैनियन गर्भवती नहीं होती तो जिन यू को उसके अकेले ही नानचेंग वापस जाने वाली ट्रेन में जाने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब जब उसका पेट इतना बड़ा हो गया है कि उसे अकेला छोड़ना तो दूर, अंगरक्षकों का एक समूह भी उसे मानसिक शांति नहीं देगा। उसे व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जाना पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जू नैनियन ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। जिन यू उसका कोमल हाथ पकड़े हुए और उसके पीले छोटे चेहरे को देखते हुए खुद को रोक नहीं सका। बिना किसी को देखे उसने उसके गाल पर चुंबन ले लिया। तभी कार में वह ऐसा ही करना चाहता था। जू नैनियन ने उसे एक आकर्षक नज़र से देखा, उसकी नज़र आकर्षण से भरी हुई थी। जिन यू ने आंखें मूंद लीं, ये सोचते हुए कि अगर वह बाहर न होती तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। दुर्भाग्यवश यह विचार उसके मन में केवल एक चक्कर ही लगा सका। यहाँ तक कि घर पर भी वह उसके साथ कुछ खास नहीं कर सका। आखिरकार उसके पेट में एक छोटा बच्चा था। यदि माता पिता बहुत स्नेही हैं तो छोटा बच्चा ध्यान आकर्षित करना चाहेगा। जिन यू और जू नैनियन ने एक दूसरे को कोमल मधुर नज़रों से देखा और अचानक जियो बाओ ने जू नैनियन को फिर से जोर से लात मारी। जू नैनियन ने आश्चर्य से चीख मारी, क्योंकि लात लगने से उसका पेट असंतुलित हो गया था। क्या हुआ? जिन यू ने एक चौंके हुए पक्षी की तरह उत्सुकता से उसका समर्थन किया। कुछ भी नहीं है, जू नैनियन ने हंसते हुए कहा। अपने पेट को सहलाते हुए उसने जिन यू को समझाया, लगता है बच्चा तुम्हें सचमुच पसंद करता है। जब आप आसपास होते हैं तो ये सबसे अधिक सक्रिय होता है। लात अचानक लगी थी, लेकिन इससे जू नैनियन को ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। ये सिर्फ इतनी अप्रत्याशित थी कि वह चिल्ला उठी। ये देखकर कि वह ठीक है, जिन यू को राहत मिली, लेकिन जू नैनियन के गोल पेट को देखकर किसी तरह यह उसे परेशान करने लगा। ये छोटा बच्चा, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और अभी से अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है, निश्चित रूप से प्रसव के दौरान परेशानी का कारण बनेगा। आप इसे महसूस कर सकते हैं, जू नैनियन ने आमंत्रित किया। उसका हाथ लिया और बच्चे की गतिविधियों को महसूस करने के लिए उसे अपने पेट पर रख दिया। जैसे ही जिन यू का हाथ उसके पेट पर पड़ा, बच्चे के अंदर एक स्प्रिंग लोडेड पैर दिखाई दिया, जो 4 बार और जोर से लात मारने लगा। 4 बार और लात खाने के बाद जिन यू ने अपनी बाहें उठाईं। उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक थी। यह जरूर कोई शरारती लड़का होगा। एक बेटी इतनी शरारती नहीं हो सकती। उनकी नैनियन इतनी नाजुक है, अगर उनकी बेटी होती तो वह निश्चित रूप से उनकी तरह होती। ऐसा लग रहा था कि बच्चा जानबूझकर उसका विरोध कर रहा था। जैसे ही उसने उस छोटे बच्चे से निपटने के बारे में सोचा, बच्चे ने उसके पेट में कई बार लात मारी। आह! जू नैनियन ने एक हल्की चीख मारी और जिन यू ने जल्दी से उसका हाथ हटा दिया। बच्चे के बार बार लात मारने से जू नैनियन को सचमुच संदेह हुआ कि जिन यू सही हो सकता है कि उनके पास एक शरारती लड़का हो। उस रात जू नैनियन ने एक सपना देखा जिसमें एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बच्चा गेंद की तरह गोल था, बहुत ही गोल मटोल, जिससे शू नैनियन को मैत्रेय बुद्ध की याद आ गई। लेकिन वह बहुत प्यारा था।
वह छोटा लड़का जू नेनियन और जिन्यू के बिस्तर पर बैठा था। वह बहुत गंभीर दिख रहा था और उसकी छोटी छोटी बाहें एक दूसरे पर टिकी थीं। औरत, इधर आओ, उसने कहा। वो औरत, जू नेनियन थोड़ा उलझन में थी। क्या ये छोटी सी बच्ची उसे बुला रही थी? और एक दबंग सीईओ के लहजे में ये सचमुच विचित्र था। जू नेनियन ने सोचा। यद्यपि वह गोल-मटोल बच्चा घमंडी लग रहा था, फिर भी वह उसकी गोल-मटोल, काले अंगूरों जैसी आंखों के कारण उसे बहुत प्यारा लगने से खुद को नहीं रोक सकी। त्वचा भी गोरी और कोमल थी, ऐसी कि एक नज़र में ही कोई उसे अत्यंत आकर्षक पाले। जू नेनियन वास्तव में उसे गोद में उठाकर दुलारना चाहती थी। इसलिए जब छोटी बच्ची ने उसे पुकारा तो जू नेनियन तुरंत दौड़कर उसके पास आ गई। तुमने मुझे बुलाया? उसने पूछा, और खुद को रोक न पाने के कारण वह कांप उठी और उसके गोल-मटोल छोटे गाल को चुटकी से दबा लिया। उसके गोल-मटोल गालों पर जलन झलक रही थी, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं हटाया। तुम्हें मेरी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी, सुन रहे हो? आह, आपकी रक्षा? क्या कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? जू नेनियन ने उलझन में पूछा। कोई इतने प्यारे बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब से वह गर्भवती हुई है, बच्चों के प्रति जू नेनियन का लगाव और भी बढ़ गया है। विशेषकर यह बच्चा, जो बहुत ही प्यारा था, जिसके सिर पर मुलायम, रोएदार पीले बाल थे, जिससे वह गोल गेंद जैसा दिखता था। तुम मूर्ख हो, बच्चे ने अधीरता से कहा, अभी भी एक दबंग सीईओ स्वर के साथ। जू नेनियन को यह बहुत मजेदार लगा और उन्होंने बच्चे को गले लगाते हुए उसके चेहरे पर चुंबन ले लिया और खुद को रोक नहीं पाए। बहुत प्यारा। ऐसा लग रहा था कि बच्चा उसके चुंबन का आनंद ले रहा था। उसने घमंड से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसका छोटा सा गोल-मटोल चेहरा शर्मा रहा था। फिर भी उसने जिद करके उसे याद दिलाया, पिछली बार तुमने मुझे लगभग बर्बाद कर ही दिया था, अब से बुरे लोगों से दूर रहना। यदि मेरे पिछले जन्म का सौभाग्य न होता तो मैं चला गया होता। छोटा बच्चा उससे काफी असंतुष्ट लग रहा था। वह अपने गोल-मटोल छोटे गालों को फुलाते हुए उसे घूर रहा था। जू नेनियन को आश्चर्य हुआ। इस छोटे लड़के ने एक क्षण उससे उसकी रक्षा करने के लिए कहा और फिर अगले ही क्षण शिकायत की कि उसने लगभग सब कुछ बिगाड़ दिया है। उसका उसके साथ कैसा रिश्ता था? एक क्षण रुको, कुछ ठीक नहीं है। जू नेनियन को अचानक एक गंभीर प्रश्न सूझा। ये बच्चा, जो मुश्किल से 1 महीने का था, इतनी स्पष्टता से बात करने में सक्षम कैसे हो गया? यह पागलपन है। जू नेनियन काफी डर गई। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह सपना देख रही थी। चूंकि वह स्वयं पुनर्जन्म ले चुकी थी, इसलिए जू नेनियन को आत्माओं और देवताओं के अस्तित्व पर अधिक विश्वास था। ये देखकर कि जू नेनियन डर गया, बच्चे का चेहरा नरम पड़ गया। वह धीरे धीरे एक छोटे बंदर की तरह जू नेनियन पर चढ़ गया। उसके छोटे हाथ उसके कपड़ों से चिपके हुए थे क्योंकि वह खुद को उसके स्तर तक खींच रहा था। फिर उसने अपने गोल-मटोल छोटे हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। और फिर जब जू नेनियन आश्चर्य से देख रही थी, उसने उसके चेहरे पर एक चुंबन दिया। उसका छोटा गोल-मटोल चेहरा चमकदार लाल हो गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसने शर्माते हुए कहा। उसका शिशुत मोटापा लाल हो गया। अजीब बात यह है कि बच्चे द्वारा उसे चूमने के बाद जू नेनियन को डर नहीं लगा और न ही उसने सोचा कि बच्चा किसी प्रकार का भूत है। चूंकि वह मां बनने वाली थी, इसलिए जू नेनियन उस गोल-मटोल छोटे बच्चे को देखती थी और हमेशा ऐसा महसूस करती थी जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। उसे अपने से चिपकने के लिए संघर्ष करते देख जू नेनियन हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। एक बहुत ही वास्तविक अनुभूति। उसी क्षण जू नेनियन ने बच्चे की धीमी आवाज सुनी, मम्मी। ये माँ की पुकार थी जिसने उसे जगा दिया। वह अचानक जाग उठी और बिस्तर पर सीधी बैठ गई। चारों ओर घना अंधेरा था। जिन्यू, जो गहरी नींद में सो रहा था, तुरंत जाग गया और लाइट जला दी। उसने देखा कि जू नेनियन बैठी हुई है और हौंफ रही है। उसे लगा कि उसके पेट में तकलीफ है। पत्नी, क्या हुआ? जू नेनियन ने अपनी छाती थपथपाई, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ एक सपना था। सपना बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। जिन्यू को चिंता से बचाने के लिए उसने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूँ, बस एक सपना देखा था। सपना? जिन्यू ने सोचा कि उसने कोई बुरा सपना देखा है और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। डरो मत। जू नेनियन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने सहज ही अपने पेट को छुआ और सोचने लगी कि क्या बच्चे ने उसे यह सपना भेजा है, या क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दिन में इसके बारे में सोचती थी और रात में इसके बारे में सपने देखती थी। जू नेनियन संदेह से भरा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी हथेली अपने पेट पर रखी, अंदर का छोटा बच्चा भी बाहर की ओर बढ़ा और पेट के माध्यम से उसकी हथेली पर दबाव डालने लगा। बच्चे की उपस्थिति महसूस करते हुए जू नेनियन अचानक मुस्कुराया। वह स्वयं को इतना अंधविश्वासी क्यों बनने दे रही थी? छोटा बच्चा अच्छा व्यवहार वाला था। एक बार जागने के बाद जू नेनियन फिर से सो गई और इस बार उसने कोई सपना नहीं देखा, न ही उसने मांस की गोल छोटी गेंद देखी। अगले दिन जब वह उठी तो उसे ताजगी और स्फूर्ति महसूस हुई। नानचेंग में जू नेनियन ने बहुत पहले ही बटर नूडल हाउस को छोड़ दिया था,
तथा इसे पूरी तरह से यांग कुइहुआ और जू दावेई के हाथों में छोड़ दिया था। करने के लिए काम होने से यांग कुइहुआ और जू दावेई को बेकार और बेकार के बजाय उपयोगी महसूस हुआ। यांग कुइहुआ और जू दावेई को दुकान सौंपने के बाद से जू नेनियन ने देखा कि उसकी माँ चीज़ों को संभालने में बहुत सहज हो गई थी, और जू दावेई को अब पहले की तरह असुरक्षित और हीन महसूस नहीं होता था। उसके दो छोटे भाई जू डोयू और जू जिचेंग एक दूसरे से भी अधिक उत्साही दिखाई दिए। बटर नूडल हाउस का प्रबंधन यांग कुइहुआ और जू दावेई द्वारा किया गया था, जबकि लियुएसू का व्यवसाय जू जिकियांग और जू अहोन के हाथों में था। राजधानी में उन्होंने 3 दूध वाली चाय की दुकानें भी खोली थीं, जिनमें से शियाओचुन, लिली और कुई कुई प्रत्येक एक की देखभाल करते थे, और प्रत्येक दुकान में मदद के लिए कुछ कर्मचारियों को रखा गया था। अब उसे बस कभी कभार जांच करने की जरूरत थी। वह एक ऐसी माँ बनने वाली थी जिसके पास करने को कुछ नहीं था। वह अपनी भलाई के लिए बहुत आलसी थी। हर दिन वह बस आंगन में टहलती रहती, हवा लेती रहती और मूलतः कुछ भी नहीं करती। इस निष्क्रिय जीवन शैली ने जू नेनियन को, जो व्यस्त रहने का आदी था, दोषी महसूस कराया। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह इतनी आलसी थी कि उसे चिंता होने लगी। नहीं, उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, अन्यथा वह स्थिर नहीं रह पाती। ये सोचते हुए जू नेनियन को याद आया कि उसे अंतरिक्ष में प्रवेश किए हुए काफ़ी समय हो गया था। लियुएसू और बटर सॉस के लिए अंतरिक्ष से प्राप्त व्यंजनों के साथ जू नेनियन का व्यवसाय बड़ा और बड़ा होता गया। इस प्रक्रिया में उसने अपने पसंदीदा खाना पकाने की उपेक्षा कर दी थी। रसोई की किताब बहुत मोटी थी और उसने अभी तक उसमें से केवल 2 ही व्यंजन बनाए थे। तीसरे व्यंजन की रेसिपी पहले ही आ चुकी थी और उसने अभी तक उसे देखा भी नहीं था। उसने काफ़ी समय पहले ही इसे शुरू करने की योजना बना ली थी, लेकिन फिर एक के बाद एक काम सामने आ गए और वह व्यस्त हो गई और अंततः इसे भूल गई। निराश होकर जू नेनियन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। अब ये सही समय था जब चिंता करने की कोई बात नहीं थी और व्यंजनों पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। तारांकन, हे भगवान, मुझे मत बताओ कि तुम नर्म हो गए हो। शांत आंगन में नुओ हेंग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाए। उसकी चिढ़ाने पर ये जियांगटियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी लंबी उंगलियां पत्थर की मेज पर लयबद्ध तरीके से टैप कर रही थीं, जो इस तरह से गूंज रही थीं कि मानो आत्मा में प्रवेश कर रही हों। इससे अकारण चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, मैं नर्म नहीं पड़ा हूं। नर्म नहीं हो गए। नुओ हेंग ने उसे अविश्वास से देखा। आप उससे कई बार मिल चुके हैं। स्पष्ट रूप से आपके पास जिन यू को धमकाने के लिए उसका उपयोग करने का अवसर था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और अब आपने जिन यू को हमारे सभी गढ़ों को बिना किसी कीमत के ध्वस्त करने दिया है। ऐसा क्यों? जिन यू उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। उसे धमकाना यथार्थवादी नहीं है, ये जियांगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। संगठन के प्रति जिनयू की वफादारी ने ये शियांगटियन को यह एहसास दिलाया कि चाहे वह किसी को भी खतरा क्यों न माने, जिनयू अभी भी संगठन के प्रति वफादार रह सकता है। जिनयू को लगता है कि वह काफ़ी प्रभावशाली है ना? तब वह शू नेनियन का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए नहीं बल्कि केवल बदला लेने के लिए करेगा। कोई भी उसका मांस खाकर बिना खून बहाए सुरक्षित नहीं रह सकता। नुओ हेंग स्पष्टीकरण के प्रति उदासीन था। ये स्पष्टतः एक महान अवसर था। मैंने तुम्हें ऐसी दवाएं दी हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता, बस उन्हें जू नेनियन पर डाल दो और उसका गर्भपात हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसका गर्भपात नहीं हुआ है, नुओ हेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, उनकी यह योजना सिर्फ जिन यू से बदला लेने के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी को उसके बच्चे को खोने के लिए मजबूर करने के लिए भी थी। उन्हें विदेश से एक शिपमेंट लाने की तत्काल आवश्यकता थी, लेकिन जिन यू के आदमी उन पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे थे। भले ही वे नुओ हेंग और ये जियांगटियन को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वे उनके हाथों में मौजूद हर ताकत पर नज़र रख रहे थे। शिपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए केवल उस पर और ये जियांगटियन पर निर्भर रहना असंभव होगा। इसलिए उन्हें एक ऐसी दुर्घटना रचने की जरूरत थी जिससे जिन यू कुछ समय के लिए सदमे में आ जाए। जिन लोगों की जिन यू को परवाह थी, उनमें से उसकी पत्नी तक पहुंचना सबसे आसान था। ये शियांगटियन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने उस पर दवा डाल दी थी। जहां तक गर्भपात न होने का सवाल है तो इसका कारण संभवतः ये था कि खुराक पर्याप्त नहीं थी। जब उनका सामना उन दयालु नम आंखों से हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर जादू कर दिया गया हो, और बिना अनुमति के उन्होंने खुराक 2/3 कम कर दी। ये शियांगटियन ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी उंगलियों को मेज पर तेजी से टैप करने लगा। उन्होंने कहा, निश्चिंत रहें, मैं किसी को भी हमारी योजनाओं को प्रभावित नहीं करने दूंगा। मुझे निराश मत करो, नुओ हेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये जियांगटियन ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा, खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए नुओ हेंग की ओर देखा। आपको मुझसे ऐसा कहने का अधिकार नहीं है, नुओ हेंग। एक अधीनस्थ के रूप में अपनी जगह को याद रखें और यह न भूलें कि आपका जीवन मैंने दिया है। ये कहकर ये जियांगटियन मुड़ा और घर के अंदर वापस चला गया।
नुओहेंग आंगन में चुपचाप बैठा रहा, ठंडक महसूस करता रहा। क्या वह सही है? ये ठीक इसलिए था क्योंकि ये शियांगटियन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह कभी भी अपने ऊपर कोई दुर्घटना नहीं होने देगा। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को भागने नहीं देगा जो ये शियांगटियन को प्रभावित कर सकता हो। तारांकन। इसके बाद जू नेनियन ने कई बार छींकें लीं। अरे, उसके बारे में कौन बात कर रहा था? छोटे बच्चे ने अचानक उसके पेट पर लात मारी। जू नेनियन ने गुनगुनाते हुए अपने पेट को सहलाया, बेबी, क्या तुम मम्मी के बारे में सोच रही हो? धप धप 2 और लातें लगीं। जू नेनियन ने इसका अर्थ हाँ बताया। तो वह और भी खुश होकर मुस्कुराए, उसके पेट पर थपथपाया और कहा, अच्छा बच्चा, इधर उधर मत हिलना। मम्मी व्यंजनों पर शोध कर रही हैं। जब तुम बाहर आओगे तो मम्मी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी। उसके बोलने के बाद बच्चे ने उसे लात मारना बंद कर दिया। जू नेनियन की भावना और भी मजबूत हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका बच्चा सचमुच समझ गया हो कि वह क्या कह रही है? या फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अंतरिक्ष से पानी पी लिया था, जिससे उसकी शारीरिक संरचना बदल गई और उसका बच्चा दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो गया? नाम से तो यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि यह चीज़ क्या है। चून की नुस्खा को अंतरिक्ष से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए जू नेनियन को अपने कमरे में छिपना पड़ा, दरवाजा बंद करना पड़ा और फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करने का साहस करना पड़ा। झरने और नदी के पानी के अलावा इस स्थान पर उपजाऊ भूमि भी है। शुरू से ही जू नेनियन ने इसमें कुछ लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में, क्योंकि वह जल्दी से पैसा कमाने की कोशिश में व्यस्त थी, वह इस जमीन के टुकड़े के बारे में पूरी तरह से भूल गई। हालांकि अभी उसके पास इसका अध्ययन करने का समय नहीं है, नुस्खा देखना अधिक महत्वपूर्ण है। लियूरोंग बाओ नाम सुनते ही जू नेनियन के मन में बन या पकौड़ी जैसा कुछ ख्याल आया। रेसिपी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही जू नेनियन को पता चला कि यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी और आवश्यक सामग्री बहुत सरल थी। लेकिन आवश्यक वस्तुओं में से एक था नदी का पानी। जू नेनियन नदी के पानी का उपयोग करने के खिलाफ नहीं थी, यदि नदी का पानी लियुएसू और बटर सॉस के स्वाद को स्वादिष्टता के ऐसे असाधारण स्तर तक नहीं बढ़ाता, तो उन्होंने उस तरह का स्वाद प्राप्त करने के लिए नदी के पानी को बदलने के लिए अन्य व्यंजनों पर शोध करने पर विचार नहीं किया होता। उन्होंने पहले इसे नदी के पानी से बनाने की योजना बनाई तथा तैयार उत्पाद के तैयार होने के बाद वह स्वाद के आधार पर एक वैकल्पिक नुस्खा का अध्ययन करेंगी। अंतरिक्ष में स्थित नाले का पानी बहुत ही चमत्कारी चीज थी, जो अलग अलग खाद्य पदार्थों के साथ मिलने पर अलग अलग प्रभाव डालती थी। लियूरोंग बाओ की मुख्य सामग्री अंडे, आटा और चिकन थे। जब अन्य चीजों को याद रखने की बात आती थी तो जू नेनियन की याददाश्त कमजोर थी, लेकिन जब व्यंजनों की बात आती थी तो वह काफी उपयोगी थी। उसने एक बार देखने के बाद ही सभी चरणों को याद कर लिया। पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए उसने उसे एक बार फिर देखा। नुस्खा याद करने के बाद जू नेनियन ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गईं। सौभाग्यवश घर पर ज्यादा लोग नहीं थे और मूलतः उसके पास घर पर ही सभी आवश्यक सामग्रियां मौजूद थीं। चरणों का पालन करते हुए जू नेनियन ने सबसे पहले मुख्य सामग्री निकाली। इस व्यंजन की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, यहाँ तक कि बटर सॉस और लियुएसू से भी अधिक। लेकिन चरणों को देखकर ही जू नेनियन को महसूस हो गया कि तैयार उत्पाद निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। एक शेफ के रूप में किसी रेसिपी में सामग्री के प्रयोग को देखकर वह मोटे तौर पर उस तरह के स्वाद की कल्पना कर सकती थी। सबसे जटिल चरण चिकन था। घर पर जो चिकन था वह नानी झाओ द्वारा सुबह खरीदा गया आधा चिकन था, लेकिन जू नेनियन को सबसे ताज़ा चिकन चाहिए था, जिसका मतलब था जीवित, ताज़ा कटा हुआ। कोई अन्य विकल्प न होने पर जू नेनियन ने नानी झाओ को बुलाया, जो सफाई कर रही थी, और उसे जीवित मुर्गी खरीदने के लिए बाजार जाने को कहा। अब घर पर केवल 2 लोग थे जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, जू नेनियन और एल्डर मास्टर जिन। निष्क्रिय एल्डर मास्टर जिन बाहर घूमने और अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए गए थे, तो केवल नानी झाओ ही बचीं। बेशक वहाँ हु यू भी था, लेकिन खाने के अलावा हु युए शायद सामग्री का चयन नहीं करेगी। जब नानी झाओ ने सुना कि जू नेनियन चिकन खरीदना चाहता है, तो वह जानती थी कि जू नेनियन चिकन पकाने जा रहा है। बेटी, नानी झाओ को बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो और मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। नानी झाओ 1 दशक से अधिक समय से जिन परिवार के लिए काम कर रही थी और जिन परिवार में हर कोई उनका सम्मान करता था। जू नेनियन ने हमेशा उसे यंग मैडम सन कहकर पुकारते सुना था, जो उसे अजीब लगता था, इसलिए उसने नानी झाओ को अपने नाम से पुकारने दिया। पहले तो नानी झाओ को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन बार बार बुलाने के बाद धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गईं, और यह सीधे नेनियन से लड़की तक विकसित हो गया। नानी झाओ को चिंता थी कि जू नेनियन खुद को तनाव में डाल लेंगी, इसलिए उन्होंने विनम्रता से कहा, पहले आप आराम करें, नानी झाओ थोड़ी देर में आपके लिए खाना बना देंगी। अरे नानी झाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खाना बनाना चाहता हूँ।
जू नैनियन ने असहायता से कहा, हर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे वह नाजुक हो। गर्भावस्था का मतलब है कि किसी को अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोई व्यंजन भी नहीं बना सकती। वह खुश भी थी और असहाय भी। सचमुच एक खुशी का बोझ। तुम खुद खाना बनाना चाहती हो? नानी झाओ हैरान थीं। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर मालिक वापस आकर ये देखेगा तो वह मुझे डांटेगा ही। नहीं, वह ऐसा नहीं करेंगे नानी झाओ, जब दादाजी मेरे द्वारा बनाए गए व्यंजन का स्वाद लेंगे तो वह निश्चित रूप से नाराज नहीं होंगे, जू नैनियन ने धीरे से कहा, जिससे नानी झाओ का दिल तुरंत नर्म हो गया। ये सच है, जब स्वादिष्ट भोजन की बात आती है तो नानी झाओ ने कभी किसी को उसके खाना पकाने से बेहतर नहीं देखा था। ठीक है, बस एक बार, नानी झाओ ने सख्ती से कहा। आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? मैं उन्हें खरीदने जाऊंगा। नानी झाओ को सहमत देखकर जूनेनियन ने जल्दी से उन सभी सामग्रियों की सूची बना दी जिनकी उसे आवश्यकता थी। नानी झाओ को जूनेनियन के लिए आवश्यक सभी सामग्री वापस खरीदने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मुर्गी वास्तव में बहुत ताज़ा थी, अभी भी पंख फड़फड़ा रही थी और पंखों से ढकी हुई थी। सौभाग्य से नानी झाओ को पता था कि मुर्गे का वध कैसे किया जाता है। वह व्यक्तिगत रूप से उसे यार्ड में ले गई, उसे मार डाला, उसे अच्छी तरह से साफ किया और उसके बाद ही उसे जूनेनियन के पास लाया। नानी झाओ ने भी जूनेनियन की मदद करने की योजना बनाई। चूंकि जूनेनियन नाले के पानी का उपयोग कर रही थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नानी झाओ को वहां उपस्थित नहीं होने दे सकती थी। थोड़ी सी मान मनोबल के बाद नानी झाओ को वहां से जाने के लिए राजी कर लिया गया। नानी झाओ के जाने के बाद जूनेनियन ने अपना चेहरा ढक लिया और शर्मिंदगी से हंसने लगी। वह अतीत में सुंदर अभिनय करने की शौकीन नहीं थी। अपने पिछले संघर्षों में, सटीक रूप से कहा जाए तो, उसे सुंदर अभिनय करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब से उसे एक ऐसा परिवार मिला जो उससे प्यार करता था, उसने पाया कि वह अधिकाधिक आकर्षक व्यवहार करने लगी थी। धीरे धीरे एक जियाओ लड़की की दिशा में विकास हो रहा है जिसके बारे में जिन्यू ने बात की थी। नानी झाओ को रसोई से बाहर भेजने के बाद जूनेनियन ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने तैयार चिकन से त्वचा को हटाया, उस पर नमक और तिल का तेल लगाया और उसे एक तरफ रख दिया ताकि नमक और तिल का तेल मांस में समा जाए। इसके बाद उन्होंने शिटाके मशरूम और बेर के साथ साथ हैम को भी काटना शुरू कर दिया और ताज़ा सिचुआन काली मिर्च के पत्तों को साफ करना बाकी रह गया। ताजगी सुनिश्चित करने के लिए शिटाके मशरूम की मात्रा बहुत अधिक या बहुत कम नहीं हो सकती, सही मात्रा ही सर्वोत्तम है। बेर का उपयोग सामग्री में थोड़ी मिठास लाने के लिए किया गया था, लेकिन मिठास बहुत अधिक वाष्पित नहीं होनी चाहिए। तो एक बेर के लिए जूनेनियन ने केवल आधा ही इस्तेमाल किया। कटे हुए शिटाके मशरूम को बड़ा काटा गया, जबकि बेर को छोटे टुकड़ों में काटा गया और सिचुआन काली मिर्च के पत्तों को साफ धोया गया। ये सब तैयार होने के बाद ही जूनेनियन ने चिकन बाहर निकाला। मुर्गा पूरा था, उसका पेट चीरा हुआ था और उसके सारे अंदरूनी हिस्से निकाल दिए जाने थे। सबसे पहले उसने अदरक के टुकड़ों को मांस के साथ फिट करके अंदर रखा और फिर पेट के अंदर सिचुआन काली मिर्च के पत्तों की एक परत बिछा दी। उन्हें बाहर रखने के बाद उसने कटे हुए शिटाके मशरूम और कटे हुए हैम को उसमें डाला और फिर ऊपर से समान रूप से कुचला हुआ बेर छिड़क दिया। इसके बाद उसने हरे प्याज के टुकड़े रखे और फिर सब कुछ सिचुआन काली मिर्च के पत्तों की एक और परत से ढक दिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो जूनेनियन ने थोड़ा सा नमक, पानी और कॉर्नस्टार्च को धारा के पानी का उपयोग करके मिलाया, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे चिकन के पेट के अंदर समान रूप से छिड़क दिया। जल स्टार्च मांस की नमी को रोक सकता है, जिससे चिकन अधिक कोमल और स्वादिष्ट बन सकता है। सौभाग्य से जब नानी झाओ ने मुर्गे का पेट काटा था तो उन्होंने उसे पूरा नहीं खोला था, बल्कि नीचे की ओर एक बड़ा छेद कर दिया था। इस चरण को पूरा करने के बाद जूनेनियन ने राहत की सांस ली। ये कार्य वास्तव में जटिल था। जब सामग्री से भरा चिकन तैयार हो गया तो जूनेनियन ने चिकन के बाहरी भाग पर पानी स्टार्च की एक समान परत फैला दी। फिर उसने कमल का पत्ता लिया जो उसने नानी झाओ से खरीदा था और चिकन को उसमें अच्छी तरह लपेट दिया। लीकेज की चिंता के कारण उसने इसे कई परतों में लपेटा और एक धागे से मजबूत गांठ लगाकर बांध दिया। ऐसा करने के बाद जूनेनियन ने कमल के पत्ते को तैयार मिट्टी के लेप में लपेटा और आग जलाने तथा उसे पकाने के लिए चूल्हे के नीचे रख दिया। सौभाग्य से रसोई घर में अभी भी एक पुराना अप्रयुक्त स्टोव था। जब तक उसने ये सारे काम निपटाए तब तक जूनेनियन को बहुत पसीना आ रहा था। वह थकी हुई नहीं थी, बस गर्म और घबराई हुई थी। लियूरोंग बाओ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी रैपिंग है, लेकिन चिकन भी महत्वपूर्ण है। रेसिपी के चरणों का पालन करते हुए उसने आटे को अंडों के साथ मिलाया, उसे पैन में डाला और एक बड़ा पतला पैनकेक बनाया। अपने घर में कई लोगों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए जूनेनियन ने 2 अतिरिक्त पैनकेक बनाए। ये सब करने के बाद जूनेनियन थोड़ा आराम करने के लिए लिविंग रूम में चले गए और चिकन के ठीक से भुन जाने का इंतजार करने लगे।
लगभग 2 घंटे बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जू नेनियन वापस रसोई में चली गई। उसने चिकन को बाहर निकाला, बाहरी मिट्टी को हटाया और धीरे धीरे कमल के पत्तों को खोला। जैसे ही कमल के पत्ते खुले, एक तीव्र सुगंध तुरंत हवा में भर गई और शू नेनियन, जो उसके सबसे करीब था, ने इसे सबसे तीव्रता से महसूस किया। सिचुआन काली मिर्च के पत्तों की झंझनाती खुशबू, शिटाके मशरूम की उमामी और बेर पाउडर की नाजुक खुशबू के साथ साथ स्कैलियन की सुगंध, ये सभी गंध एक साथ मिलकर किसी को भी सूंघने मात्र से ही लार टपकाने लगती हैं। सुगंध मादक थी, यहाँ तक कि जू नेनियन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वह उत्सुक इच्छा से लबालब थी। स्वादिष्ट व्यंजन पकाने के आदी किसी व्यक्ति के लिए इस तरह लार टपकाना, इसे एक दुर्लभ और उत्तम स्वाद कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि अर्ध तैयार उत्पाद में पहले से ही ऐसा स्वाद था, तो एक बार पूरा लियूरोंगबाओ पूरा हो गया। बस इसके बारे में सोचते ही जू नेनियन के मुंह में पानी आ गया। हाँ, वास्तव में लियूरोंगबाओ में चिकन सबसे महत्वपूर्ण घटक था। इसलिए इसकी जटिल तैयारी प्रक्रिया केवल इसे लियूरोंगबाओ के लिए मसाला बनाने के लिए थी। नानी झाओ अभी भी बाहर सफाई कर रही थी, लेकिन जब उसने रसोई से आती सुगंध को सूंघा, तो वह अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सकी। वह लड़की अब क्या बना रही है? उसी समय जिनयू और जिनरुयांग भी सामने के दरवाजे से अंदर आए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, जिनरुयांग गंध से मोहित हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कौन खाना बना रहा है? वह पूछे बिना नहीं रह सका। जिनयू ने भौहें चढ़ाईं, क्या पूछने की जरूरत भी थी? वह उसकी पत्नी ही होगी। वह अवज्ञाकारी लड़की बेकार नहीं रह सकी और फिर से रसोई में भाग गई। जिनरुयांग को भी तुरंत एहसास हुआ कि जू नेनियन के अलावा घर में कोई और ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं बना सकता। कुछ ही देर बाद बूढ़े मालिक और जिन नानशी भी घर लौट आए। सुगंध सूंघते हुए उन्होंने ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि जू नेनियन फिर से रसोई में क्यों गई थी। उनमें से प्रत्येक लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे और उत्सुकता से रसोई घर में व्यस्त व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। जू नेनियन को इस बात का पता नहीं था कि वे सभी वापस लौट आए हैं। वह चिकन के पेट से सामग्री निकालकर उसे एक बड़े कटोरे में रख रही थी। भाप देने की प्रक्रिया से चिकन के पेट में एक स्वादिष्ट शोरबा तैयार हो गया था, जिसे जू नेनियन फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इसे बड़े कटोरे में डाल दिया। दोनों तरफ जल स्टार्च से लिपटा हुआ, त्वचा रहित चिकन, शोरबे में भीगा हुआ, कोमल और मुंह में पानी लाने वाला था। जू नेनियन एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे अपने मुंह में डालने से खुद को नहीं रोक सकी। चिकन बहुत ही ताज़ा था, जिसमें काली मिर्च के पत्तों का हल्का सा सुन्न कर देने वाला स्वाद, मशरूम की उमामी, और इसे काटते ही मांस के अंदर से एक भरपूर स्वादिष्ट शोरबा तुरंत फूट पड़ता था। स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि शू नेनियन को अपनी उंगलियां चूसने की इच्छा हुई और न चाहते हुए भी उसने ऐसा ही किया। चिकन न केवल नरम था, बल्कि उसने अपने पेट में सभी सामग्रियों का सार भी अवशोषित कर लिया था। और बाहर कमल के पत्ते की सुगंध भी थी। इसे स्वादिष्ट बताने के अलावा जू नेनियन इसके लिए कोई अन्य शब्द नहीं सोच सके। उसने आधे चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। जैसे ही उसने मांस काटा, कोमल मांस से रस बाहर निकल आया, जिससे कटिंग बोर्ड ढक गया और शू नेनियन को हृदय में बहुत पीड़ा महसूस हुई। चिकन को टुकड़ों में काटने के बाद जू नेनियन अगले चरण पर आगे बढ़े। उसने अंडों को फेंटा, उसमें नमक और थोड़ी चर्बी डाली, फिर उसे पतला करने के लिए उसमें ठंडा पानी डाला, उसमें कटा हुआ चिकन डाला और उस पर हरा प्याज छिड़का। समान रूप से मिश्रण करने के बाद उसने पहले से तैयार अंडे के क्रेप को एक बड़े कटोरे में रखा, जो एक बर्तन की तरह सीधा खड़ा था, और उसमें अच्छी तरह से मिश्रित अंडे और चिकन मिश्रण का कटोरा डाल दिया। उसने जल्दी से अंडे के क्रेप को सील कर दिया। जू नेनियन ने इसकी लोच के लिए उच्च ग्लूटेन आटे का उपयोग किया, जिससे इसके टूटने की संभावना कम हो गई। उसने एक बड़े कटोरे के आकार का लियूरोंगबाओ तैयार किया और उसे पकाने के लिए स्टीमर में रख दिया। चूंकि मिश्रण का अधिकांश भाग पहले अंडे का तरल था, इसलिए इसे अपना आकार बनाए रखना आसान नहीं था। जू नेनियन ने पहले इसे बड़े कटोरे के अंदर भाप में पकाया और कटोरा तभी बाहर निकाला जब ये लगभग पूरी तरह से पक गया। जू नेनियन ने एक समान आकार के 3 लियूरोंगबाओ बनाए। चिकन के बचे हुए आधे हिस्से को जू नेनियन ने टुकड़ों में काटा और सूप के कटोरे में डाल दिया। इन कार्यों को पूरा करने के बाद जू नेनियन को बहुत पसीना आ रहा था। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जिनयू दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। एक हाथ दरवाजे पर टिकाए, उसकी गहरी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। जू नेनियन ने पलकें झपकाईं। क्या आप पोज दे रहे हैं? पोज। जिनयू उसके पास गया और उसके माथे से पसीना पोंछने लगा। क्या मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा था? इतनी मेहनत क्यों करें? उसके शब्दों के बावजूद जिनयू ने उसे नहीं रोका। मैं ये करना चाहती थी। जू नेनियन ने अपनी जीभ उसकी ओर निकाली, अपनी उंगली को प्याज की तरह सफ़ेद दिखाते हुए। सिर्फ इस बार। जिनयू ने उसकी पतली उंगली पकड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जब उसने चिकन काटना शुरू किया तो वह पहले ही आ चुका था।
रस का स्वाद लेने के लिए उसे अपनी उंगलियों को चूसते हुए देखकर जिन यू को उसकी छोटी लालची बिल्ली की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से कीमती लगी। रसोईघर में वह एक भोली भाली युवती की तरह प्रसन्न थी, उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान से चमक रहा था। इस समय वह पहले से भी अधिक आकर्षक थी। उसके चेहरे पर पसीने के बावजूद उसकी आंखों की चमक किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक तेजस्वी थी। निस्संदेह उसकी छोटी पत्नी को अच्छा खाना बहुत पसंद था। खाना पकाने से उसे खुशी मिलती थी। उसके गुलाबी गालों को देखकर जिन यू की आंखों में हंसी चमकने लगी। तुमने क्या स्वादिष्ट चीज़ बनाए। यह एक नया प्रयोग है, जब आप इसे थोड़ी देर में आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह बोल रही थी, स्टीमर से एक मोहक सुगंध आई, जिससे जू नेनियन के मुंह में पानी आ गया। जो लोग अक्सर स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, वे शायद ही कभी अपनी कृतियों से आकर्षित होते हैं। जू नेनियन ने पाया कि उनके स्थान पर मौजूद व्यंजन पूर्णतः अनमोल थे। सिर्फ जू नेनियन ही नहीं, बल्कि जिन यू भी इस खुशबू का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लियूरोंग बाओ अंततः पूरी तरह से भाप में पक गए। जू नेनियन ने जल्दी से कढ़ाई में तेल गरम किया। जब तेल गरम हो गया तो उसने भाप में पकाए गए लियूरोंग बाओ को तल दिया और उन पर थोड़ा मसालेदार तेल डालने के बाद उन्हें तुरंत निकाल लिया। ये प्रक्रिया 3 सेकंड भी नहीं चली। इस संक्षिप्त तलने का उद्देश्य तेल को अंदर जाने से रोकते हुए बाहर से कुरकुरा बनाना था। तेल का तापमान उच्चतम होने पर पर्याप्त तेज गति से चलाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि बाहरी परत कुरकुरी रहेगी, जबकि अंदर का भाग तेल से अछूता रहेगा। जू नेनियन स्पष्ट रूप से इस संबंध में एक विशेषज्ञ थे। उसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत बार यह ऑपरेशन करवाया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो व्यक्ति के कौशल का परीक्षण करती थी, जिसे आमतौर पर केवल शीर्ष शेफ ही प्रबंधित करते थे। इसके अलावा ये प्रक्रिया खतरनाक थी, कोई भी लापरवाह व्यक्ति आसानी से गर्म तेल से जल सकता था। जिन यू ने उन्हें पानी में डुबाते और जल्दी जल्दी तथा चतुराई से बाहर निकालते देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। उसकी नज़र उसके गोरे, सुरक्षित हाथों पर पड़ी, जिन पर गर्म तेल का एक भी निशान नहीं था। इस तलने की प्रक्रिया ने लियूरोंग बाओ के अंदर की सारी खुशबू को सील कर दिया। अब उसने चिकन से बनी थोड़ी सी चटनी लियूरोंग बाओ पर डाल दी। तुरंत ही 3 भारी लियूरोंग बाओ तैयार हो गए। जिन यू, मुझे इन्हें बाहर लाने में मदद करो, जू नेनियन ने उत्साह से कहा। जैसे ही उसने एक करछूल ली और एक थर्मल लंच बॉक्स निकाला, उसमें एक लियूरोंग बाओ रख दिया। जो लोग रसोई में थे वे तो इसके लिए लालायित थे ही, लेकिन रसोई के बाहर जो लोग थे वे तो और भी ज़्यादा लालायित थे, क्योंकि उनकी गर्दन जिराफ से भी लंबी थी। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं, मानो वे बाहर निकल आएंगी। जिन यू ने लियूरोंग बाओ की 2 प्लेटें बाहर निकालीं, प्रत्येक प्लेट पर एक। तब तक लिविंग रूम लोगों से भर चुका था। उत्सुक चेहरों की पंक्ति को देखते हुए जिन यू का माथा प्रतीकात्मक काली रेखाओं से ढका हुआ था। ये लोलोप आत्माएं। एल्डर मास्टर जिन ने भी शिकायत की कि जिन यू बहुत धीरे चल रहा था, उसे जल्दी करते हुए कहा, जिन यू, जल्दी करो, इसे यहाँ लाओ, देर मत करो। जिन यू ने एल्डर मास्टर जिन को अवाक दृष्टि से देखा। बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में अधीर था। जैसे ही जिन यू ने 2 विशाल लियूरोंग बाओ को खाने की मेज पर रखा, परिवार ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा, विशेष रूप से जू की आंख। वह सूंघने के लिए झुका। इसकी खुशबू पहले से कम क्यों है। जब जू नेनियन पहले रसोई में खाना बना रही थी तो वे बाहर से सुगंध सूंघ रही थी। उनमें से प्रत्येक की इच्छा थी कि वे अपनी जीभ निगल सकें। फिर भी जब पकवान परोसा गया तो उसकी खुशबू पहले की तुलना में कम तीव्र लग रही थी। ये सुनकर जिन यू ने नाराजगी में अपनी जीभ चटकाए और उसके पिंडली में लात मारी। अगर तुम खाने नहीं जा रहे हो तो चले जाओ। जू की आंख ने जल्दी से उसके पैर को गले लगा लिया और हंसते हुए कहा, खाओ खाओ, मैं ज़रूर खाऊंगा। लड़की, तुम ये चीज़ कैसे खाती हो। एल्डर मास्टर जिन ने उत्सुकता से जू नेनियन से पूछा, जो पीछे से आ रहा था। जब उसने 2 विशाल लियूरोंग बाओ को देखा, जू नेनियन कई धातु के चम्मच लेकर आई और अपने परिवार की आशा भरी निगाहों को अपनी ओर देखते हुए जल्दी से उन्हें चम्मच बांट दिए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने हाथ में एक धातु का चम्मच पकड़ रखा था। एक चम्मच पकड़े हुए जू नेनियन ने उनके लिए प्रदर्शन किया। चम्मच को उसमें डालकर एक छेद बनाया। लियूरोंग बाओ की परत को जू नेनियन ने तेल में कुरकुरा होने तक तला था। तलने का उद्देश्य सिर्फ क्रस्ट को कुरकुरा बनाना नहीं था, बल्कि इससे लियूरोंग बाओ के अंदर की खुशबू भी बरकरार रहती थी। जैसे ही चम्मच से कुरकुरे क्रस्ट में छेद किया गया, अंदर फंसी हुई सुगंध दबाव के कारण बाहर फूट पड़ी। अचानक उसे मुक्ति मिल गई। पफ! यह बाहर छिड़का गया। मांस की स्वादिष्ट गंध हवा में फैल गई और सभी लोग अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। केवल सुगंध मात्र से ही उनके मुंह में अनियंत्रित रूप से लार का स्राव होने लगा। बहुत सुगंधित। सभी ने उत्सुकता भरी निगाहों से जू नेनियन की ओर देखा और उसने उन्हें याद दिलाया, लियूरोंग बाओ का स्वाद क्रस्ट के साथ खाने पर सबसे अच्छा लगता है।
बोलने के बाद जू नैनियन ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए पहला चम्मच एल्ड मास्टर जिन को दे दिया। दादाजी, पहले आप इसे आजमा कर देखिए। बड़े मास्टर जिन शुरू करने के लिए अधीर थे, लेकिन वह अपने पोते की पत्नी के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहते थे। अन्यथा वह पहले ही इसे खा जाना शुरू कर चुका होता। ये देखकर कि उनके पोते की पत्नी ने सबसे पहले उनके बारे में सोचा, एल्ड मास्टर जिन का दिल खुशी से खिल उठा। एक अच्छे पोते की पत्नी से बढ़कर कुछ नहीं। जू की आंख और उसकी मां की एक झलक पाकर, जिनकी आंखें कटोरे से चिपकी हुई थीं, लगभग प्लेट को कुतरने के लिए तैयार थीं, एल्ड मास्टर जिन को दिल का दर्द महसूस हुआ। ये दो असंबद्ध बातें। बड़े मास्टर जिन ने चुपचाप अपनी बेटी और पोते का न्याय किया और जू नैनियन द्वारा दिया गया चम्मच अपने मुंह में ठूंस लिया। जिन नानकसी और जू कियांग ने पहले ही खाना शुरू कर दिया था। संयमित जिन रुयांग ने, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, धीरे से दूसरा लियूरोंग बाव लिया और बढ़िया चाय का स्वाद लेते हुए उसे खाना शुरू कर दिया। एल्डर मास्टर जिन को चम्मच सौंपने के बाद जू नैनियन ने भी अपने लिए एक चम्मच लिया, लेकिन उसने अभी तक उसका स्वाद नहीं चखा था। जैसे ही भोजन उसके मुंह में गया, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने सोचा था कि खाना पकाने की इस विधि से कुछ स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह इतना सुगंधित होगा। अंदर का मलाईदार अंडे का तरल पदार्थ नर्म, चिकना और नाजुक होने के लिए भाप में पकाया गया था, जो अंदर के रसदार और रसीले चिकन के साथ मिलाया गया था। जब इसे मलाईदार उबले अंडे के साथ मिलाया गया और कुरकुरे क्रस्ट के साथ जोड़ा गया, तो बनावट आरामदायक और असाधारण रूप से स्वादिष्ट थी। धीरे धीरे चबाने पर उसके मुंह में भरपूर और कोमल स्वाद भर गया। चिकन की सुगंध में लिपटे हुए उबले अंडे अभी भी चिकन के चारों ओर लिपटे हुए थे। भाप से भरा अंडा वाला हिस्सा उसके मुंह में पिघल गया, फिर भी प्रत्येक निवाले के साथ उसके अंदर लिपटे स्वादिष्ट चिकन का स्वाद लिया जा सकता था, जो कुरकुरे खोल के साथ मिल रहा था, मानो वह अपनी जीभ की नोक से स्वाद की परतों को छील रही हो। जब से शू नैनियन ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा है, तब से ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उनसे ऐसी प्रतिक्रिया प्राप्त कर पाती थीं। मुंह में पानी आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले निवाले के बाद उसे दूसरा निवाला खाने की इच्छा हुई। इस स्वाद को देखकर जू नैनियन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहले ही अपने क्षेत्र में व्यंजनों पर ध्यान देना चाहिए था। अब तक इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद न चख पाना एक नुकसान था। इससे पहले केवल लियूएसू और बटर सॉस पर निर्भर रहकर उसने बहुत धन कमाया था। अब उसे पैसे की जरूरत नहीं थी। उसे अपने पसंदीदा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना जारी रखना चाहिए। एक शेफ और भोजन प्रेमी के रूप में, जिसने सभी प्रकार के भोजन का स्वाद चखा था, शू नैनियन को इस हद तक लुभाया गया, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। जिन रुयांग पहली बार काटते ही दंग रह गया। अरे, ये बहुत स्वादिष्ट था। उसकी पहली इच्छा ये थी कि वह शू नैनियन को वहां से ले जाए और उसे बेस के कैफेटेरिया में खाना पकाने के लिए कहे। उसका दूसरा विचार ये था कि जिन यू ने वास्तव में उसके साथ धन कमाया है। तीसरी प्रतिक्रिया में उसने अपना सिर नीचे किया और भयंकर रूप से जमीन पर गिर पड़ा। जिन रुयांग को ये सब अपने पास रखने की अनुमति कैसे दे सकता था? उसकी प्रारंभिक योजना एक निवाला चखने और फिर उसे छीन लेने की थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने अभी तक पेट नहीं भरा था। लेकिन पहली बार स्वाद चखने के बाद उसने अपने होंठ भींच लिए। एक सेकंड से भी कम समय में जिन यू ने जिन रुयांग के साथ मिलकर अनजाने में एक के बाद एक चम्मच भरकर लियूरोंग बाओ को खत्म कर दिया। उन दोनों के अलावा अन्य तीन एल्डर मास्टर जिन नानकसी और जू कियांग ने पहले ही शेष हिस्सों के लिए अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। उन तीनों ने प्लेट का एक एक किनारा पकड़ लिया। जल्दी जल्दी कई निवाले खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि प्लेट में लियूरोंग बाओ का बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा है। इसलिए एल्डर मास्टर जिन ने अनायास ही उसे छीनना शुरू कर दिया, इस बात से अनजान कि अन्य दो भी पुरस्कार पर नजर गड़ाए हुए थे। प्लेट के दूसरी तरफ दोनों हाथों को देखते हुए एल्डर मास्टर जिन की आंखें गुस्से से गोल हो गईं। नानकसी, कियांजी, मैं तुम्हारा एल्डर हूं। हमेशा अपने चेहरे के प्रति सचेत रहने वाले एल्डर मास्टर जिन ने अपना अधिकार जताने के प्रयास में अपना पद दर्शाया। जिन नानकसी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप ज्यादा नहीं खा सकते, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। जू कियांग ने तुरंत कहा, बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, आप पहले खाना पचाने के लिए टहलने क्यों नहीं जाते? बुजुर्ग ने इन दो मूर्खों को बम के रूप में उड़ाने के लिए अपनी आंखें लगभग निकाल लीं। उन्होंने उसकी बात तक नहीं सुनी और हताश होकर उसकी दाढ़ी भी लगभग उखाड़ ली। दोनों को अभी भी प्लेट को कसकर पकड़े हुए देखकर एल्डर मास्टर जिन को जोर से खांसी आई, और ये देखकर कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वह जल्दी से झुके और जिन नानकसी और जू कियांग के ठीक सामने शेष लियूरोंग बाओ में से एक को चाट लिया। जिन नानकसी और जू कियांग तुरंत थे। अरे, उन्होंने यह बात कैसे नहीं सोची? बहुत शानदार। दोनों ने आश्चर्य से अपनी पकड़ ढीली कर दी। बड़े मास्टर जिन ने गर्व से प्लेट पकड़ी और धीरे धीरे खाया। उनकी आंखें और भौहें स्वादिष्ट भोजन छीनने की खुशी से भरी हुई थीं, और जिन नानकसी और जू कियांग के लिए स्पष्ट अवमानना थी। उन दोनों का एक बूढ़े आदमी के साथ भोजन को लेकर झगड़ा करना बिल्कुल ही अनुचित है।
एल्डर मास्टर जिन नानकसी और जू की आंख को उनके घर वापस भेजने का अवसर ढूंढने पर विचार करने लगे थे। जब तक जू नैनियन ने इसका स्वाद चखा और दूसरा निवाला लेने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि ऐसा करने का कोई अवसर नहीं बचा है। वह मेज पर रखे भोजन के बाद की अस्तव्यस्त स्थिति को देखकर हक्की बक्की रह गई। ये तो बहुत तेज था। जैसे ही जू नैनियन आश्चर्यचकित हुआ, जिन जियाओनी, जू जिया और जिन रुइबिंग वापस आ गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, तीनों हवा में फैली स्वादिष्ट खुशबू से आकर्षित हो गए। ये तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, आप क्या खा रहे हैं? जिन रुयांग ने खुद को पूछने से नहीं रोका। जिन जियाओनी और जू जियाओक्सिया हवा को सूंघने से खुद को नहीं रोक सके। स्पष्टतः कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। जिन रुइबिंग ने उत्सुक आंखों से देखा कि जिन यू और जिन रुयांग क्या खा रहे थे, दौड़कर गए, एक चम्मच देखा, उसे पकड़ा और एक कौर खा लिया। एक ही बार में जिन रुइबिंग ने अपनी जीभ लगभग निगल ली। जब उसने एक और चम्मच लेने की कोशिश की तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि जिन यू और जिन रुयांग उसे डरावनी नज़र से देख रहे थे। ये सही है, यह आखिरी चम्मच था। जिन यू और जिन रुयांग इस बात पर विचार कर रहे थे कि किस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा की जाए ताकि यह तय किया जा सके कि आखिरी चम्मच किसे मिलेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह जिन रुइबिंग द्वारा छीन लिया गया। यह एक बाघ के जबड़े से भोजन छीनने जैसा था, बेशर्मी से, लापरवाही से नहीं। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो ये शौचालय में आधी रात को लालटेन लेकर गोबर ढूंढने जैसा था। जिन यू ने एक हाथ से जिन रुइबिंग को उठाया और बाहर चला गया। जिन रुयांग ने जल्दी से उसका पीछा किया। जिन रुइबिंग के चेहरे पर घबराहट और डर का भाव था। उसे किसी तरह अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। जिन शियाओनी और जू शियाओक्सिया सुगंध से मोहित हो गए। उन्होंने जल्दी से जू नैनियन से पूछा कि उसने क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। लड़कियों को इच्छा से ललचाते हुए देखकर जू नैनियन ने लियोरोंगबाओ के बारे में सोचा जो उसने अपने पास रखा था, लेकिन फिर दृढ़ता से उसे उन्हें देने का विचार त्याग दिया। बिल्कुल नहीं, वह उसकी दादी और दादाजी के लिए था। चूंकि केवल 2 लड़कियां ही बची थीं, इसलिए इसमें कोई मदद नहीं थी। भोजन तैयार होने पर वे आसपास नहीं थी, इसलिए अगली बार उन्हें भरपूर आनंद लेने के लिए अधिक भोजन बनाना पड़ेगा। इस प्रकार जू नैनियन ने पलकें झपकाईं और एल्डर मास्टर जिन की ओर इशारा किया, जो लगभग अपना चेहरा प्लेट में छिपा रहे थे। दादाजी ने खाना खत्म कर दिया है। अचानक अपने पोते की पत्नी के इशारे पर एल्डर मास्टर जिन ने अपने कान हिलाए और खाने में व्यस्त होने के बावजूद वह अंडे से सना अपना चेहरा उठाने में कामयाब रहे और मैत्रेय बुद्ध की तरह मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम दादाजी को किस लिए बुला रही हो? कुछ खास नहीं दादाजी, धीरे धीरे खाओ, घुटो मत। जू नैनियन एल्डर मास्टर जिन की उपस्थिति से खुश था। उसकी चिंता सुनकर एल्डर मास्टर जिन का दिल खुश हो गया। अब जब उसने जू नैनियन को देखा तो उसे वह बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि घर में जो उपद्रव है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह बहुत प्यारी, अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी। अच्छी बात यह थी कि उसके नाजायज पोते की नज़र गुणवत्ता पर थी, अन्यथा वह इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं चख पाता। लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ थोड़े से अच्छे भोजन और कपड़ों के लिए जीते हैं, है ना? बुरे समय में भी एल्डर मास्टर जिन के परिवार के पास कभी भी धन की कमी नहीं रही। ये दुख की बात है कि पैसे होने के बावजूद भी उन्हें कभी बाहर स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं मिला। इससे एल्डर मास्टर जिन को और अधिक लालसा हुई। जिन शियाओनी और जू शियाओक्सिया पहले ही एल्डर मास्टर जिन के पास दौड़कर आ चुके थे और ये देखकर कि उन्होंने खाना खत्म कर दिया है, दोनों लड़कियां निराश हो गईं। पेटू लोगों के इस समूह को चुपके से कुछ खाने से रोकने के लिए जू नैनियन रसोई घर में भागा, एक कपड़े के थैले में एक थर्मल लंच बॉक्स पैक किया और उसे पकड़े हुए बाहर भाग गया। वह अभी दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि उसने देखा कि जिन रुइबिंग को दीवार के सहारे उल्टा लटकाया गया है। जिन रुयांग और जिन युझेंग उसके पैरों को पकड़े हुए हैं, एक एक तरफ। उसकी ओर पीट करके खड़े जू नैनियन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने वाले हैं। जब वह आंगन के द्वार पर पहुंची तो उसने जिन रुयांग और जिन युझेंग को अपने हाथों में लोमड़ी की पूंछ वाली घास का एक टुकड़ा पकड़े हुए देखा। जिन रुइबिंग जोर से हंसने लगे, उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। जू नैनियन खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा। इस हल्की चिपचिपी हंसी ने तीनों को एक साथ देखने पर मजबूर कर दिया। जिन युझेंग ने जू नैनियन को देखा, जबकि जिन रुयांग और जिन रुइबिंग दोनों भाइयों ने एक ही समय में जू नैनियन के हाथों में थर्मल लंच बॉक्स को देखा। एक क्षण के लिए जू नैनियन को ऐसा लगा जैसे उसने उनकी आंखों में शिकारी भूख की चमक देखी हो। उसने तेजी से थर्मल लंच बॉक्स को अपने पीछे छिपाया और अपने गर्भवती पेट के साथ बाहर की ओर भागी। जिन युझेंग ने तुरंत जिन रुइबिंग का हाथ छोड़ दिया और जीभ चटकाते हुए उसके पीछे भागा। भागना क्यों? ऐसा नहीं था कि वह उसे खा जाएगा। जू नैनियन को इस बात का डर नहीं था कि जिन युझेंग उसे खा जाएगा, बल्कि इस बात का डर था कि वह उसके लियोरोंगबाओ को खा जाएगा। ये जू वेंतियन और दादी के लिए था, किसी और को इसे छीनने की अनुमति नहीं थी।